साल 1972 यानी कि आज से करीब 52 साल पहले, जब FH-227D नाम के एक कमर्शियल विमान ने उरुग्वे से चिली जाने के लिए अपने साथ 45 लोगों के साथ उड़ान भरी थी, जिसमें से कुछ क्रू मेंबर्स भी थे। विमान चालक और विमान में बैठे यात्री और क्रू मेंबर्स बिना किसी निसंकोच के अपनी इस यात्रा का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन तभी ये विमान चिली पहुंचने से पहले ही हवा में ही बिना किसी निशान के गायब हो जाता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सवालों का एक ऐसा सिलसिला जो आज तक अनआंसर्ड है। आखिर ये विमान रहस्यमय तरीके से कहाँ गायब हो गया और विमान में बैठे यात्रियों का क्या हुआ था, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे फ्लाइट 571 की एक आकर्षक कहानी को, जिसे आज तक कहा जाता है इंसानों की सबसे बड़ी क्रूरता। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक करना। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है फ्लाइट 571 से, जिसे घोस्ट फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक चार्टर विमान था जो 12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के यूरुग्वे देश से चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरता है। विमान फेयरचाइल्ड FH-227D में बैठे हैं 45 यात्री, जिनमें उरुग्वे की रग्बी टीम के सदस्य, उनके यार दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल हैं। फ्लाइट 571 में 9 क्रू मेंबर भी सवार है और ये फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। लेकिन फ्लाइट 571 को अपने इस सफर में ऊंचे ऊंचे खतरनाक एंडीज पर्वतों की मालाओं को भी पार करना पड़ेगा। अपने इस सफर में आगे चलने पर फ्लाइट 571 को दुर्भाग्य कारण मौसम खराब मिलता है, जिस वजह से इसे आपातकाल स्थिति के चलते फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है और ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन 13 अक्टूबर को एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन परेशानी ये है कि मौसम खराब अभी भी है, पर अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का पायलट 29 बार पहले भी इस रूट से उड़ान भर चुका है, जिस वजह से इस पायलट को पूरी तरह से ज्ञान है कि एंडीज के खतरनाक पर्वतों को कब और कैसे पार करना है। और 13 अक्टूबर दोपहर के 2:18 पर पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर से एक बार फिर से ये फ्लाइट उड़ान भरती है और यहां से बचता है सैंटियागो पहुंचे के लिए 1 घंटे का रास्ता। करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए ये प्लेन खतरनाक एंडीज की पहाड़ियों को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहा था। लेकिन आगे चलने पर मौसम और भी खराब होता गया, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई और अब पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पायलट निर्भर था तो वो थे प्लेन में लगे इंस्ट्रूमेंट्स पैनल पर, क्योंकि अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की जगहों को देखकर पता लगा लेता कि वो अब कहाँ है। हालांकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे और अपने इसी आंकड़े के साथ पायलट 1 घंटे के बाद, जब उसे लगा था कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तब पायलट ने सैंटियागो के एयरपोर्ट पर ATC से प्लेन को लैंड कराने की अनुमति मांगी और कुछ सवाल करते हुए ATC ने पायलट से पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? और जवाब देते हुए पायलट ने कहा कि हाँ, हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। क्योंकि ATC भी पायलट की लोकेशन पर निर्भर थे, तो ATC ने पायलट से कहा कि तुम प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले आओ। और दोपहर के 3:31 पर पायलट धीरे धीरे प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर नीचे की ओर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही पायलट प्लेन को नीचे की ओर ले जाता है, तब वो देखता है कि प्लेन अभी भी एंडीज की पहाड़ियों में ही है और उसके सामने खड़ी थी एक बहुत बड़ी चट्टान। जब तक पायलट कुछ समझ पाते या प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और टूटकर प्लेन से अलग हो जाता है। प्लेन के पिछले हिस्से की जो सीटें थीं, वो यात्रियों समेत हवा में ही उड़ जाती है और अब प्लेन का राइट साइड का भी हिस्सा टकराव की वजह से प्लेन से अलग हो जाता है, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और प्लेन का लेफ्ट साइड का हिस्सा भी पहाड़ी के टकराव से अलग हो जाता है। और अब बचता है प्लेन का सामने का हिस्सा, जो 350 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे की ओर ग्लेशियर से जा टकराता है, जिससे प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। और अब ये प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर किसी अनजान एंडीज पहाड़ियों पर पड़ा है। और अब तक इस घटना में 45 में से 12 लोग मारे जा चुके हैं, प्लेन के पायलट सहित। लेकिन बचे हुए 33 लोगों को यह भी नहीं पता कि वो अब इस समय कहां हैं और आगे उनके साथ क्या होगा, क्योंकि अब आगे चलने पर यह -30 डिग्री की एंडीज की पहाड़ियां उन पर कहर बनकर बरसने वाली थी। अब आगे जो होने वाला है वो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता दर्शाएगी।
जिसे जानने के बाद तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन 33 बचे हुए लोगों में से एक यात्री का नाम था नांदो पर्राडो। पर्राडो के सिर पर चोट आई हुई थी, जिस वजह से वो कोमा में चला गया था। लेकिन परेशानी ये थी कि अब जल्द ही सूरज भी ढलने वाला था और रात होने वाली थी। इस वजह से बचाव दल और खोजकर्ताओं के पास ज्यादा समय नहीं था इस लापता विमान को खोजने के लिए, क्योंकि अगर रात होने से पहले इन पैसेंजर्स को नहीं बचाया गया तो यहां रात बिताना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिससे इन लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि यहां रात का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और बचे हुए लोगों को भारी बर्फबारी, भयंकर हवाओं और सीमित दृश्यता का सामना करना पड़ सकता है। और जल्द ही रेस्क्यू टीम इस लापता विमान को ढूंढने के लिए रेस्क्यू के लिए 4 जहाजों को रवाना करती है। इन चारों जहाजों ने खतरनाक एंडीज की पहाड़ियों को पूरी तरह से खंगाल डाला, लेकिन उन्हें इस विमान का मलबा कहीं भी नहीं दिखा, क्योंकि ये विमान एक ऐसी जगह पर पड़ा हुआ था जहां सिर्फ सफेद बर्फ और घना कोहरा था, जिसे ढूंढना काफी मुश्किल था। रेस्क्यू टीम को भी इस विमान को खोजते खोजते रात हो गई थी, जिस वजह से रेस्क्यू टीम ने अगले दिन फिर से इस विमान को खोजने का फैसला लिया। अब सिर्फ बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके आज की रात यहां काट ले, क्योंकि अगले दिन तो उन्हें कोई ना कोई तो खोज ही लेगा। और इन पैसेंजर्स ने रात गुजारने के लिए क्रैश पड़े विमान के अंदर रात गुजारने का फैसला लिया, क्योंकि इन पैसेंजर्स के लिए आज की रात -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारना किसी वरदान से कम नहीं होने वाली थी। हालांकि इन पैसेंजर्स को एक उम्मीद है कि कल इनको कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, और इसी उम्मीद में ये लोग कैसे भी करके आज की रात काट लेते हैं। लेकिन सुबह होने पर इनमें से 5 लोगों की रात में ठंड की वजह से मौत हो जाती है और अब बचते हैं 28 पैसेंजर्स। 14 अक्टूबर को बचाव दल अपना ऑपरेशन फिर से शुरू करते हैं और करीब 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए रवाना होते हैं। हालांकि अभी भी परेशानी तो यही थी कि ये क्रैश पड़ा विमान पूरी तरह से सफेद बर्फ से ढका हुआ था, जिस वजह से बचाव दल इस विमान के ऊपर से निकल जाते थे और उन्हें यह विमान नहीं दिखाई देता था। अब पैसेंजर्स भी समझ चुके थे कि बचाव दल उन्हें ऊपर से क्यों नहीं देख पा रहा है, और इसी के चलते ये सारे पैसेंजर्स प्लेन के ऊपर चढ़ गए और बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन पर लिपस्टिक से SOS लिखने लगे। लेकिन इतना बड़ा SOS लिखने के लिए इनके पास इतनी लिपस्टिक नहीं थी। तब इन पैसेंजर्स ने बचाव दल को किसी और चीज से सिग्नल देने की ठानी और अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया, जिससे बचाव दल के लोग इन्हें आसमान से साफ साफ देख सके। लेकिन अफसोस, उस दिन भी इनके ऊपर से 3 और जहाज निकले, पर उन्हें ये पैसेंजर्स दिखाई नहीं दिए और देखते देखते रात भी हो गई। अगले दिन 15 अक्टूबर को बचाव दल इन्हें खोजने के लिए फिर से निकलते हैं, पर आज भी इन्हें नहीं खोज पाते। अब ये सभी पैसेंजर्स भी समझ चुके थे कि अब वो यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ से कब और कैसे निकलेंगे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए अब इन पैसेंजर्स ने अपने खाने पीने पर फोकस करना शुरू कर दिया। प्लेन क्रैश के कई दिनों बाद अब नांदो पर्राडो भी कोमा से बाहर आ चुका था, लेकिन अफसोस इस प्लेन क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी थी और उसकी बहन भी बुरी तरह से घायल थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते जा रहे थे, उम्मीदें भी काफी फीकी पड़ती जा रही थीं। मदद मिलने की भी अब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। प्लेन में रखा खाना भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और फ्लाइट 571 का रहस्य भी अब गहराने लगा है। भूख, प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इन्हें इस जगह 8 दिन हो चुके थे। बचाव दल के जहाज आते और इनके ऊपर से निकल जाते थे। भूख, प्यास और सही उपचार नहीं मिलने के कारण अब नांदो पर्राडो की भी बहन मारी जा चुकी थी। अब बचाव दल भी इस सर्च ऑपरेशन को रोकने का फैसला लेते हैं, क्योंकि यहां अक्टूबर महीने में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और बचाव दल को यह लगता था कि यहां बीते 8 दिनों में जो भी पैसेंजर्स होंगे वो इस कड़ाके की ठंड में मारे जा चुके होंगे, और इसलिए इस ऑपरेशन को 2 महीनों के लिए रोक दिया जाता है। और जब सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू होगा तब इन पैसेंजर्स की बॉडीज को खोजकर इनकी फैमिलीज को दे दी जाएंगी। इधर क्रैश पड़े प्लेन में से इन पैसेंजर्स को एक रेडियो मिलता है और उस रेडियो को चालू करने पर इन्हें एक न्यूज सुनाई पड़ती है। रेडियो में बताया जा रहा था कि फ्लाइट 571 को ढूंढने का सर्च ऑपरेशन 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस न्यूज को सुनने के बाद ये पैसेंजर्स काफी विचलित हो उठे, क्योंकि अभी तक तो इन पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि इन्हें कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। अब इन पैसेंजर्स के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। और यहां से शुरू होने वाला था इन पैसेंजर्स का सबसे कठोर संघर्ष। अब ये पैसेंजर्स सबसे पहले तो ठंड से बचने के लिए प्लेन की सीटों को फाड़कर उनमें से रुई को निकालते हैं
अपने कपड़ों के अंदर भरने के लिए, जिससे कुछ हद तक ठंड से राहत मिल सके, और बचे हुए सीट के कब्र को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाते हैं। लेकिन अभी भी इनके पास सबसे बड़ी दिक्कत थी खाने की, क्योंकि बिना खाने के ये यहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये पैसेंजर्स भी सोचने लगे कि अगर इस नर्क में जिंदा रहना है तो कैसे भी करके अपना पेट तो भरना ही होगा, क्योंकि इन वीरान पहाड़ियों पर तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तब इन पैसेंजर्स ने जिंदा रहने के लिए अभी तक इस हादसे में मारे गए लोगों की बॉडीज को बर्फ से बाहर निकाला, जो इनके ही यार दोस्त और फैमिली मेंबर्स की बॉडीज थी, क्योंकि अगर इन्हें यहां सरवाइव करना है तो अपना पेट तो भरना ही होगा। और भूखमरी से बचने और जीवित रहने के लिए इन्होंने अपने मृत साथी यात्रियों का मांस खाना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी मुश्किलें यहां खत्म होने वाली नहीं थी, और प्लेन क्रैश के 16वें दिन, यानी कि 29 अक्टूबर को, जब ये सब लोग क्रैश पड़े प्लेन में रात में सो रहे थे, तब अचानक इन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे की ओर आ रहा है। ये बर्फ का टुकड़ा नीचे की ओर इतनी तेजी से आता है कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ ने इस प्लेन को भी अपनी चपेट में ले लिया और प्लेन के अंदर तक बर्फ घुस गई, जिस वजह से यहां ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपनी जान गंवा बैठे। अब केवल बचते हैं सिर्फ 19 लोग, जो अभी भी इस बर्फ में दबे हुए हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा। करीब 3 दिन तक बर्फ में फंसे होने से इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अगर अब ये यहां रहेंगे तो एक एक करके सभी यहां मारे जाएंगे। इससे अच्छा कि इन पहाड़ियों से बाहर निकला जाए और किसी से मदद मांगने की कोशिश की जाए। कम खान पीन, कमजोर हालत और गंभीर रूप से घायल इन पैसेंजर्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन पहाड़ियों से बाहर निकलकर किसी से मदद मांग सके। लेकिन इन पैसेंजर्स में से 3 लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और इन पहाड़ियों से बाहर निकलने के लिए सक्षम दिखे। अब ये तीनों फैसला कर चुके थे कि इन पहाड़ियों से बाहर निकलकर किसी न किसी से मदद मांगी जाए, और तीनों ने रास्ते में भूख लगने पर खाने के लिए अपने बैग में मुर्दा लोगों के मांस के टुकड़ों को रख लिया। और तीनों प्लेन क्रैश के 33 दिन बाद, यानी कि 15 नवंबर को, इस पहाड़ी से बाहर मदद लाने के लिए निकल जाते हैं। काफी दूर तक चलते चलते अब दिन भी ढलने लगा था। तभी इन तीनों लोगों की नजर क्रैश पड़े प्लेन के मलबे के पिछले हिस्से पर पड़ती है, जो पहाड़ से टकरा के प्लेन से अलग होकर यहां गिर गया था। ये तीनों क्रैश पड़े प्लेन के इस मलबे पर जाते हैं और यहां इन्हें काफी कुछ खाने के लिए मिलता है। लेकिन अब धीरे धीरे दिन भी ढल चुका था और रात भी हो चुकी थी, तो इसलिए अब इन तीनों ने आज की रात क्रैश पड़े प्लेन के इस हिस्से में गुजारी। लेकिन सुबह होने पर इन्हें प्लेन के इस पिछले हिस्से से एक बैटरी मिलती है, और ये तीनों इस बैटरी को प्लेन के मेन हिस्से पर ले जाने की सोचते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस बैटरी का ही वजन 25 किलो था, और ये तीनों इतनी कमजोर हालत में इस बैटरी को यहां से प्लेन के मैन हिस्से पर ले जाने के लिए सक्षम नहीं थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि प्लेन के मैन हिस्से से कम्युनिकेशन डिवाइस को यहां लाया जाए और चालू करके बाहर से मदद बुलाई जाए। ये तीनों प्लेन के मैन हिस्से से कम्युनिकेशन डिवाइस को यहां ले आते हैं और कई दिनों तक ये इसे चालू करने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें यहां सफलता नहीं मिलती। और प्लेन क्रैश के 59 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर को, एक बार फिर से प्लेन के मैन हिस्से पर ऊपर पहाड़ से बर्फ टूट कर आती है, और इस बर्फ के नीचे दबने से 3 लोग और मारे जा चुके थे, यानी कि जीवित बचे लोगों की संख्या 19 से घटकर अब 16 हो चुकी थी। लेकिन अब ये तीनों, विजिंटन, पराडो और कैनेसा, बिना अपना समय गवाए ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं, और ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चले जाते हैं। इन तीनों को कोई भी आइडिया नहीं था कि जिस दिशा में ये चलते जा रहे हैं, उस दिशा में इन्हें आगे जाने पर किसी भी तरह की कोई मदद मिलेगी भी या नहीं। लेकिन ये तीनों हार नहीं मानते और पैदल ही कई किलोमीटर दूर तक आगे की ओर निकल आते हैं। इन तीनों को ये लगता था कि अब इन्हें सामने वाली पहाड़ी पार करनी है और मदद मिल जाएगी। हालांकि अब इन तीनों के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब इनके पास खाना खत्म होने वाला था, क्योंकि कई दिनों से ट्रैवल करने से इनके पास बस कुछ ही मांस के टुकड़े बचे हुए थे। अगले दिन सुबह आगे की ओर चलते चलते ये तीनों एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं, और जैसे ही ये तीनों पहाड़ की चोटी पर अपना पहला कदम रखते हैं, तो ये नजर उठाकर देखते हैं कि इतने दिनों से जिस दिशा में ये चल रहे थे, उस दिशा का तो रास्ता खत्म ही नहीं होता। और आगे की ओर देखने पर इन्हें और कई पहाड़ियां नजर आती हैं, जिसके बाद ये काफी उदास हो जाते हैं, और अब इन तीनों को लगने लगा था कि इनकी मेहनत बेकार गई और अब ये यहीं इन पहाड़ियों में मारे जाएंगे। लेकिन जब पर्राडो इस पहाड़ी के चारों ओर नजर उठाकर गौर से देखता है, तब इसे 2 पहाड़ियों पर काफी कम बर्फ जमी हुई दिखाई देती है,
और ये तीनों एक बार और कोशिश करते हुए इन दोनों पहाड़ियों पर जाने का विचार बनाते हैं। पर इनके सामने दिक्कत ये थी कि ये दोनों पहाड़ियां तो यहां से काफी दूर थीं और इनके पास इतना खाना भी नहीं था कि ये तीनों उन पहाड़ियों पर जा सकें। और इसलिए ये तीनों फैसला लेते हैं कि यहां से अब दो ही लोग मदद के लिए जाएंगे और एक यहां से वापस लौट जाएगा प्लेन क्रैश पॉइंट पर। इस वजह से विजेंटिन वापस लौट जाता है और पर्राडो कैनेसा आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। इन दोनों को कई दिनों तक आगे चलने पर एक नदी मिलती है और ये दोनों इस नदी के किनारे को पकड़ते हुए और कई दिनों तक आगे बढ़ने लगते हैं। लगातार 9 दिनों तक 61 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इन्हें 20 दिसंबर को नदी के दूसरी साइड पर 3 लोग दिखाई देते हैं और इन विलेजर्स को देखकर इन दोनों को काफी प्रसन्नता होती है क्योंकि मंजिल अब इनके सामने थी। ये दोनों नदी के दूसरी तरफ खड़े उन विलेजर्स से मदद मांगते हैं, पर वो विलेजर्स बिना कुछ सुने ही वहां से चले जाते हैं और आज इन्हें यहाँ कोई भी मदद नहीं मिलती। ये दोनों रात में नदी किनारे ही सो जाते हैं और सुबह होने पर इन्हें वो विलेजर्स दोबारा से दिखाई देते हैं। ये दोनों फिर से उन विलेजर्स से मदद की गुहार लगाते हैं और सामने खड़े विलेजर भी मदद का इशारा करते हुए एक कागज और पेन को पत्थर में बांधकर नदी के इस किनारे की ओर इन दोनों के पास फेंकता है, जिसमें ये दोनों उस कागज पर अपने साथ हुए हादसे का विस्तार करके नदी के दूसरे किनारे खड़े विलेजर के पास फेंक देते हैं। और जब ये विलेजर इस पेपर को पढ़ता है तो वो सामने खड़े इन लोगों के बारे में सब कुछ समझ चुका था, क्योंकि उस विलेजर को पता था कि कुछ दिनों पहले इन पहाड़ियों में एक प्लेन क्रैश हुआ था और इस एरिया में पूछताछ के लिए बचाव दल के लोग भी आए थे। लेकिन ये विलेजर हैरान था कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे हैं। विलेजर जल्दी से शहर जाता है और बचाव दल के साथ इस इंफॉर्मेशन को साझा करता है और जल्द ही चिल्ली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पहुंच जाती है और इन दोनों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर बचाव दल प्लेन के क्रैश पॉइंट पर ले जाने लगते हैं। और इधर प्लेन में बेसहारा और हार माने हुए बैठे पैसेंजर्स हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर प्लेन से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बचाव दल के साथ पर्राडो कैनेसा उन्हें बचाने आ रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद ये पैसेंजर्स खुशी से झूमने लगते हैं। और 22 दिसंबर 1972 को प्लेन क्रैश के 70 दिन बाद इन बचे हुए 16 पैसेंजर्स को एंडीज की पहाड़ियों से रेस्क्यू कर लिया जाता है और इस घटना में 29 लोग मारे जाते हैं। फ्लाइट 571 के इस अध्याय को बंद करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लाइट 571 के इन एंडीज के लोगों की ये रियल स्टोरी मानवीय भावना की स्थिरता और अकल्पनीय बाधाओं का सामना करने में आशा की शक्ति का प्रमाण है और ये जीवन की नाजुकता और सबसे विकट परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए लोगों द्वारा की जाने वाली हदों की याद दिलाती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, इस रियल स्टोरी का अंत यहीं होता है और ऐसी ही इतिहास की और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।